हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। आइए पैसेज रीड कर लेते हैं। इज माई येलो द सेम एज येलो? डज योर पेन फील लाइक माई पेन? The question of whether the human consciousness is subjective or objective is largely philosophical, but the line between consciousness and unconsciousness is a bit easier to measure. A research suggests that our experience of reality is the product of a delicate balance of connectivity between neurons. Too much or too little, and the consciousness slips away. It is a very nice study, says neuroscientist Melanie Wally at the University of Wisconsin Madison, who was not involved in the work. The conclusions that they draw are justified. Previous studies of the brain have revealed the importance of cortical integration in maintaining consciousness, meaning that the brain must process and combine multiple inputs from different senses at once. Our experience of an orange, for example, is made up of sight, smell, taste, touch, and the recollection of our previous experiences with the fruit. The brain merges all of these inputs, photons, aromatic molecules, etc., into our subjective experience of the object in that moment. आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 41। आवर एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो अभी जो है हमने पैसेज पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन न्यूरॉन्स। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रिकलेक्शन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद द हेल्प ऑफ सेंसरी इनपुट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड चूजी। तो चूजी का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रैंक, प्रोडक्टिव, सेलेक्टिव या ट्रिकी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 का? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेलेक्टिव। चूजी मतलब क्या होता है? सेलेक्टिव। ओके, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑफ एंटोनिम्स। करेक्ट एंटोनिम्स बताना है किसका? डिस्पैच का। ओके, तो डिस्पैच का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है एक्वायर, बी है ट्रांसमिट, सी है डिलीवर एंड डी है बुलेटिन। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्वायर। ओके, एक्वायर मीन्स क्या होता है? ठीक है, आपका पूछा डिस्पैच, तो डिस्पैच मीन्स क्या होता है? प्रेषण या प्रेषित या भेजना। ठीक है, और इसका विपरीत यानी कि अपोजिट या इसमें एंटोनिम पूछा है एक्वायर। एक्वायर मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है, डिस्पैच मीन्स क्या होता है? भेजना या प्रेषित करना, और एक्वायर मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेस। क्या कहलाता है? पॉलीकार्प, पॉलीग्लॉट, पॉलीक्रोम या पॉलीमैथ। ठीक है, पॉलीकार्प, पॉलीग्लॉट, पॉलीक्रोम या पॉलीमैथ। ओके, तो अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेजेस तो क्या कहलाता है? क्या हमारा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट। ओके, पॉलीग्लॉट कहलाता है। ओके, अनेक भाषाएं जानने वाला या अनेक भाषाओं का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट कहते हैं। इसका मतलब होता है बहुभाषाविद। ओके, या बहुभाषी। ओके, पॉलीग्लॉट मीन्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अभय मीन्स क्या होता है? निर्भय, और उभय माने होता है दोनों, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? शुभेच्छा का संधि विच्छेद सुविधा ने इच्छा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? अम्बुद, पारावार, अर्णव या पयोधी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इज करेक्ट, अम्बुद। अम्बुद जो ये बादल का है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण, निष्ठुर, आस्तिक, अधार्मिक, संकल्प, अकल्प या सुदूर विस्तार। ओके, 49 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? इसमें सही युग्म पूछ रहा है विलोम का, तो करुण और निष्ठुर यही सही है, बाकी सभी गलत हैं। ओके, चलिए तो अगर और सभी जो युग्म दिए हुए हैं अगर इनका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? आस्तिक का क्या होता है? आस्तिक का नास्तिक होता है, संकल्प का विकल्प होता है, और सुदूर का क्या होता है? निकट हो जाएगा। ठीक है, आस्तिक का नास्तिक हो जाएगा, संकल्प का विकल्प होगा और सुदूर का निकट हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गूलर का फूल होना का मतलब क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। ओके,
दुर्लभ वस्तु होता है इसका मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया है, निम्न का मान याद करें। क्वेश्चन है 11.5 माइनस ब्रैकेट में दिया है 5 प्लस 0.5 इंटू इन ब्रैकेट है 9 माइनस 3 इंटू 2। ओके, ये बॉड मॉस वाले फॉर्मूले पे है, बहुत इजी है। पहले इसमें क्या करना होता है, भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये प्रोसेस क्रम से चलता है। सबसे पहले डिवाइडेशन, अगर कहीं दिया है तो डिवाइडेशन करते हैं, डिवाइडेशन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना है। ओके, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 9 माइनस 6 करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि 5 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। ओके, बहुत ईजी है, कर लीजिएगा। अगला है, ये भी, ये आपका जो है क्वेश्चन दिया है, इन ब्रैकेट है 0.51 का होल क्यूब है प्लस 0.49 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 0.51 का स्क्वायर माइनस 0.2499 प्लस 0.49 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका आंसर जो आएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन डी, यानी कि 1 आ जाएगा। ओके, चलिए ये आपको बता दें कि कौन से फार्मूले पे है। आप यहाँ देख रहे होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है, ये डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको लिख के फिर इसको बट्टे यहाँ पे कर दीजिएगा लाके। ओके, तो ये पूरी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा जब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्या होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में भी आपको बताया गया था। ओके, क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इस फॉर्मूले पे देखिए ये वाला बनेगा तो ये वाला ऐसे कट जाएगा, ऊपर इतनी बचेगा, ए प्लस बी का मान ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें बताना है, ये भिन्न दिए हुए हैं कुछ, इनमें बताना है सबसे छोटी कौन है। ओके, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 3/9 इसका आंसर होगा, बहुत ही ईजी है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप सबका हर बराबर कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 9, 14, 8, 9 का एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो सभी के हर को बराबर कर देंगे एलसीएम लेने के बाद। जब हर बराबर हो जाएगा तो जो भिन्न का, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, तो हम इसे क्रम से लगा सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा बता सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि सबको भाग करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, भाग करके वैल्यू निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, या दो तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, चलिए करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा यही 3/9 आएगा, बहुत ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पांच संख्याओं ए बी सी डी और ई का योगफल 37.5 है, ए और बी का औसत 6 है तथा डी और ई का औसत 9 है, ए बी और सी का औसत ज्ञात करें। ओके, इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 6.5 आएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ए बी सी डी कितना है, 5 संख्याएं दी हुई है, ठीक है, इसका योगफल इतना दिया है। उसी तरह से अगर ए प्लस बी का औसत दिया है तो ए प्लस बी का योग निकाल लीजिएगा। ठीक है, और डी प्लस ई का औसत दिया है तो इसका भी योग निकाल लेंगे। ओके, तो इन दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे रख के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा, ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां थीं, परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए और 585 लड़के उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 480, ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा हिंट हिंट दे देते हैं आपको। इसमें देखिए कह रहा है कि 40% लड़कियां थीं। ओके, तो 40% लड़कियां थी तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि 60% क्या होंगे, लड़के होंगे। ठीक है, 40% जब लड़कियां हैं तो 60% लड़के हो जाएंगे। ओके, आगे कह रहा है कि परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, तो 35% जो लड़के थे वो अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो 35% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, कितने का, 60% कुल लड़के हैं ना, तो 60% का हम 35% निकालेंगे। ठीक है, 60% का जब हम 35% निकालेंगे तो आ जाएगा ये आपका 21% आ जाएगा। ठीक है, 21% अनुत्तीर्ण हुए हैं। जब 21% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाएंगे तो उत्तीर्ण कितने होंगे, यानी पास कितने हुए होंगे। ठीक है, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 39%। ठीक, 39% लड़के पास हुए हैं और यही 39% इक्वल कितना दिया है, 585 लड़के उत्तीर्ण हुए, ये 39% के बराबर कर देंगे, आ जाएगा 585। ओके, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 15। ओके, याद रखिएगा 1% की वैल्यू 15 आई है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है 40% लड़कियां हैं, तो 40% लड़कियां हैं और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई हैं। ठीक है, तो 40% का जब यहाँ पे आप 20% निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 8%, यानी 8% जो है लड़कियां, ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गई हैं। ओके, ठीक है, 40% लड़कियां थी। ठीक है, 40% का जब 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, ठीक है, तो कितनी अनुत्तीर्ण हो गई, 8%। ठीक है, उसके बाद 8% जब अनुत्तीर्ण हुई हैं तो कुल कितनी जो है लड़कियां थी,
40%, तो 40% में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 32%, यानी 32% लड़कियां पास हुई हैं। और यहाँ जो है लास्ट में क्या पूछा, लड़कियों की संख्या पूछा है, ठीक, उत्तीर्ण होने वाली। ठीक है, तो जब 32% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो 32% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर 15, हमने अभी निकाला था 1% का मान। ठीक है, 1% बराबर 15 निकाला था, 32% इंटू क्या हो जाएगा 32 गुणे 15, यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 480 लड़कियां जो है वो उत्तीर्ण हुई थी। ओके, ये हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है? ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, ए यानी पुत्र होगा, यानी मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से संबंध क्या होगा, पुत्र का संबंध होगा। ऑप्शन इज करेक्ट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, शुक्रवार इसका आंसर आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी इजी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, असंगत ज्ञात करें। तो इसमें देखिए 289, 484, 784 और 1331 दिया हुआ है। ओके, तो आप देख रहे होंगे 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है, ठीक, और 484 जो है ये 22 का स्क्वायर है, और 784 ये आपका 28 का स्क्वायर है, लेकिन जो 1331 है ये आपका 11 का क्यूब है। ठीक, तो बाकी सभी स्क्वायर वाली संख्या और ये क्यूब है, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कथन निष्कर्ष वाला। ठीक है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कथन दिया है कुछ मोबाइल टैबलेट हैं, सभी टैबलेट लैपटॉप हैं। निष्कर्ष दे रहा है कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, सभी मोबाइल लैपटॉप हैं। देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पे कथन क्या दे रहा है, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं। ठीक, तो कुछ मोबाइल जो है वो लैपटॉप हो गए। ठीक, सभी टैबलेट लैपटॉप हैं, सभी टैबलेट, अब देखिए सभी टैबलेट लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर हो जाएगा ना टैब। ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा, या इसको ऐसे बना सकते हैं कि सभी जब कह रहे तो टैब को पहले बना, सभी टैबलेट लैपटॉप हैं। ठीक, सभी टैबलेट लैपटॉप हैं और कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो इस तरह से बन जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारा आएगा, देख लेते हैं। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष दे रहा है कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, इसके अकॉर्डिंग भी सही आ रहा है। ठीक, को यहाँ इसके अकॉर्डिंग में सही है तो पहला हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, ठीक, कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, दोनों ही सेम सेम बात कर रहा है। तो यहाँ पे और फिर कह रहा है सभी मोबाइल लैपटॉप, सभी मोबाइल लैपटॉप हो ही नहीं सकते दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी विशिष्ट कूट भाषा में कंप्यूटर को CMOQWERT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, LNAHVZEA आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ओके, चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, देखिए तो पहला वाला सेम, ठीक है, तो इसमें भी पहला वाला सेम ही हो जाएगा। ओके, और सेकंड वाला इसके साथ हो रहा है तीसरे से, और जो आपका तीसरा है वो दूसरे से हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज। उसके बाद जो चौथा है वो आपका उसमें +1 करके ऐड हो जा रहा है, यानी पी है तो यहाँ देखिए पी के बाद क्यू हो रहा है। ठीक है, और सी के उसी तरह से क्या हो रहा है, UV, इसमें भी +1 हो रहा है। ओके, और फिर उसके बाद जो है आपका टी, ये टी वाला यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, लास्ट में आ जा रहा है। ओके, उसके बीच वाला जो है यहाँ पे आ जा रहा है, देख रहे हैं, और आर वाला जो है ये सेकंड नंबर पे, सेकंड लास्ट। ओके, इजी है, कर लीजिएगा, आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा। ओके, ऑप्शन है लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में, नोएडा में। ओके, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रयागराज में होगा। ओके, इसकी डिटेलिंग है, अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, पुणे, वाराणसी, लखनऊ। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा वाराणसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी डिटेलिंग है, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया है 1050, 1125, 1195 या 1272। ओके, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1272 सीटें होंगी नए संसद भवन में हैं। ओके, तो इसकी डिटेलिंग है, देख लेते हैं। नए संसद भवन में कुल 1272 यानी कि 1272 सदस्य हों, जिसमें लोकसभा के सदस्य हेतु, ठीक है, देखिए 1272 कुल सीटें हैं, इसमें लोकसभा की कितनी है? 888 यानी 888, और इसमें राज्यसभा की कितनी हो जाएंगी? 384। दोनों ये संख्याएं भी याद रखिएगा। ओके, टोटल याद रखिए और कोई एक संख्या याद रखें तो भी आपके तीसरा तो निकाल ही लेंगे, कोई भी दो याद रहना चाहिए आपको। ओके, चलिए, लोकसभा की कितनी है? 888, और राज्यसभा की 384, और टोटल कितनी है? 1272। ओके, तो कुल नए संसद भवन में जो है 1272 सदस्य हैं, जिसमें लोकसभा की 888 और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन का उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 मई को किया गया है। ओके, उद्घाटन जो किया गया है नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो 28 मई 2023 को किया गया है। और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में अभी हाल ही में। ओके, तो नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। और ये जो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है। ओके, ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? ऑप्शन है फिनलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल या पोलैंड। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिनलैंड। ठीक, इसकी डिटेलिंग है, अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड एक नार्डिक देश है जो अपने नार्डिक पड़ोसी देशों नॉर्वे एवं स्वीडन के साथ भूमि साझा करता है, यानी सीमा साझा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है तुर्की, म्यांमार, भूटान या थाईलैंड। ओके, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, म्यांमार में। ओके, इसकी डिटेलिंग है, मई 2023 में भारत ने म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत सामग्री तथा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है गुरुग्राम में, बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में या चेन्नई में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, तिरुवनंतपुरम में। इसकी डिटेलिंग है, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम टेक्नो सिटी परिसर में बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सी गुजरात एंड डी है उत्तराखंड। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। इसकी डिटेलिंग है, 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या ओम बिरला। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्रौपदी मुर्मू। ओके, इसकी डिटेलिंग है, जून 2023 में सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, जापान। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाकिस्तान को हराकर। ओके, इसकी डिटेलिंग है, 1 जून 2023 को शलालाह ओमान में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके रिकॉर्ड चौथी बार जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया है? ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट, श्रीलंका। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को चेन्नई से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम MV इम्प्रेस है। ओके, नाम क्या है? MV इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 71 टू 75। ओके, अनुच्छेद को पढ़कर आंसर देना है। आइए पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज दिया है,
विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह ज़रूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयंसिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो, तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दूसरा, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। ओके, आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है इसमें पहला, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। ओके, तो इसमें देखिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। अभी आपने पैसा रीड किया होगा, आपको सीधे सीधे लाइन मिल जाएगी, उसमें इजी है। ओके, चलिए अगला है, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी यानी कि विज्ञान इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ। वेरी इजी क्वेश्चन, क्या है, क्वांटम फिजिक्स की वजह से। ओके, यानी कि हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या सही हो जाएगा, सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। ओके, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्वांटम फिजिक्स। ओके, अगला क्वेश्चन भी पैसे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 76 to 80 जो है, इससे चलिए आई रीड कर लेते हैं। पैसेज दिया है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के, बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकाल कर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज करेक्ट, यानी शांत रहो सुखी रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी महायोग। ओके, चलिए अगला है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं। ओके, हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 78 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी पाचन क्रिया से जुड़े जो विकार होते हैं वो क्रोध को काबू करने से स्वतः ठीक हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं। चिंता की रेखाएं जो हैं कहाँ उभर आती हैं, डी ओजस्वी चेहरे पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।